कल्पना कीजिए कि कोई अपनी कार से एक शानदार हाईवे पर जा रहा है। एकदम स्मूथ सड़क पर। हाँ, एकदम स्मूथ सड़क पर लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और अचानक आगे का रास्ता 3.5 किलोमीटर लंबे एक मिलिट्री रनवे में बदल जाए, जहां लड़ाकू विमान उतर सकें। बिल्कुल। मतलब आज का हमारा ये गहन विश्लेषण सिर्फ कंक्रीट और डामर की कोई बोरिंग कहानी नहीं है। और यही बात इस पूरे विषय को इतना खास बनाती है, क्योंकि बुनियादी ढांचे का मतलब अब सिर्फ गड्ढे भरना या सड़कें बनाना नहीं रह गया है। सही बात है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर आधारित एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट को खंगाल रहे हैं, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। हाँ, और हमारा मकसद यहाँ कोई आंकड़े रटना नहीं है। हमें ये खोजना है कि कैसे ये एक प्रोजेक्ट समय, राज्य की अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि एक राष्ट्रीय रणनीतिक सुरक्षा को एक साथ जोड़ रहा है। बिल्कुल। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो इसे सिर्फ एक सड़क समझना बहुत बड़ी गलती होगी। मतलब ये एक टाइम मशीन है जो यात्रा के समय को सीधा आधा कर देती है। टाइम मशीन ये एनालॉजी मुझे बहुत पसंद आई। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आज के दौर में ना इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अलग अलग खानों में बांटकर नहीं देख सकते। हमें ये सोचना होगा कि कैसे एक आम इंसान का सफर, देश की रक्षा नीतियां और एक राज्य की तिजोरी, ये तीनों चीजें इस एक एक्सप्रेसवे के जरिए आपस में गुंथी हुई हैं। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं, मल्टीपर्पज हो गया सब कुछ। तो इसी टाइम मशीन वाले विचार को सबसे पहले पकड़ते हैं। मैंने जो रिपोर्ट देखी उसमें आंकड़े काफी विशाल हैं, लाइक 594 किलोमीटर की कुल लंबाई। हाँ, 594 बहुत बड़ा स्ट्रेच है। ये पश्चिमी यूपी के मेरठ में बिजौली गांव से शुरू होता है और पूर्वी यूपी के प्रयागराज में जुदाईपुर दांडू गांव तक जाता है। सही कहा। और जो सफर पहले 12 घंटे का हुआ करता था वो अब घटकर लगभग 6 घंटे रह जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ। पूछिए। 12 घंटे की जगह 6 घंटे में पहुंचना सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, पर जमीन पर इसका असल मतलब क्या है? मतलब क्या इस 594 किलोमीटर के विस्तार का मतलब सिर्फ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जल्दी पहुंचना है, या कुछ और भी बदल रहा है इसके आसपास? देखिए, किसी भी राज्य के दो विपरीत छोरों को इस तरह जोड़ने का असर सिर्फ घड़ियों पर नहीं पड़ता। अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो भौगोलिक रूप से यह बहुत ही विशाल राज्य है। हाँ, देश के कई देशों से भी बड़ा है। बिल्कुल। और अगर हम ऐतिहासिक नजरिए से देखें ना, तो पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच एक बहुत बड़ी एक औद्योगिक और व्यापारिक खाई रही है। अच्छा। पश्चिम में बड़े कारखाने हैं, कृषि के बड़े बाजार हैं, तो पूर्व की अर्थव्यवस्था का ढांचा थोड़ा अलग और थोड़ा धीमा रहा है। हाँ, ये असमानता तो हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है। मतलब ईस्ट और वेस्ट यूपी का डिबेट तो पुराना है। एग्जैक्टली। तो जब सफर 12 से 6 घंटे का हो जाता है तो असल में भूगोल सिकुड़ जाता है। भूगोल सिकुड़ जाता है? हाँ, मान लीजिए पश्चिमी यूपी का एक व्यापारी है, वो अब सुबह मेरठ से निकलकर दोपहर में प्रयागराज में अपनी मीटिंग खत्म कर सकता है और रात तक वापस अपने घर लौट सकता है। वाह, बिल्कुल। या फिर पूर्वी यूपी का कोई किसान अपनी जल्दी खराब होने वाली फसल उसी दिन बिना नुकसान के पश्चिमी बाजारों में पहुंचा सकता है। तो ये सिर्फ सड़क नहीं है, ये क्षेत्रीय असमानता को पाटने का एक टूल है। एकदम सही। और रास्ते में पड़ने वाले जो 12 जिले हैं ना, वे अब सिर्फ गुजरने की जगह नहीं रह जाएंगे। मतलब वो 12 जिले खुद ब खुद नए आर्थिक केंद्र बनने लगेंगे। वहां पेट्रोल पंप, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस खुलेंगे। हाँ, पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भविष्य में इसे हरिद्वार तक बढ़ाने और फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ने की भी योजना है, जो इसे और भी विशाल बना देगा। मतलब ये पूरे राज्य को एक सीधी रेखा में पिरोने जैसा है। लेकिन 1 मिनट, 12 घंटे का सफर 6 घंटे में तय करने का सीधा सा मतलब है रफ्तार, स्पीड। बिल्कुल। और हम सभी जानते हैं कि भारतीय सड़कों पर रफ्तार का मतलब हमेशा सुरक्षित सफर नहीं होता। मैं तो अक्सर हाईवे पर ड्राइव करते हुए डर जाती हूँ। और ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है। यहीं पर इस प्रोजेक्ट की इंजीनियरिंग की असली परीक्षा होती है। 6 घंटे में ये दूरी तभी सुरक्षित रूप से तय हो सकती है जब सड़क की बनावट हर तरह के दबाव को झेल सके। रिपोर्ट बताती है कि ये वर्तमान में 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। 6 लेन का? हाँ, लेकिन इसके डिजाइन में इतनी जगह छोड़ी गई है कि भविष्य की जरूरतों के हिसाब से इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सके। अच्छा, मतलब फ्यूचर प्रूफिंग भी की गई है।
और रिपोर्ट में ये भी है कि वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। जी। लेकिन असल सवाल ये है कि भारत जैसे देश में, जहां हाईवे के बीच में अचानक कोई जानवर आ जाता है या कोई स्थानीय निवासी अपनी साइकिल से सड़क पार करने लगता है, वहां इतनी रफ्तार को सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, इसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए ना रिपोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा दिया गया है, जिसमें शायद आमतौर पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। कौन सा आंकड़ा? इसमें 381 अंडरपास बनाए गए हैं। 381। 381 अंडरपास। वेट, ये संख्या तो बहुत बड़ी है। ये संख्या इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक कारण है। अच्छा। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति का पुश्तैनी खेत या पूरा गांव अचानक से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली धातु और कंक्रीट की दीवार से 2 हिस्सों में बढ़ जाए। ओ हाँ। उस व्यक्ति को अपने ही खेत के दूसरे हिस्से में जाने के लिए मीलों का चक्कर लगाना पड़ेगा। ये तो किसी स्थानीय समुदाय को पूरी तरह से काटने या बांटने जैसा हो गया। एग्जैक्टली। इसी को रोकने के लिए ये 381 अंडरपास काम आते हैं। आप इन्हें एक धागे की तरह समझ सकते हैं जो उस स्थानीय ताने बाने को वापस सिलने का काम करते हैं। ये अंडरपास सुनिश्चित करते हैं कि स्थानीय लोगों का जीवन बिना किसी बाधा के चलता रहे। मतलब उनके ट्रैक्टर, उनके मवेशी और स्कूल जाने वाले बच्चे एक्सप्रेसवे के नीचे से सुरक्षित गुजर सके। हाँ, और ऊपर गाड़ियां 120 की स्पीड से बिना रोके दौड़ती रहें। ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू है। मतलब रफ्तार अपनी जगह है, लेकिन स्थानीय सहूलियत अपनी जगह। लेकिन अम्मा, यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? इंसान और जानवरों की सुरक्षा की बात तो समझ आती है, पर रिपोर्ट में एक ऐसा तथ्य है जो थोड़ा अजीब और चौंकाने वाला लगता है। आप शायद हरदोई की बात कर रही हैं। हाँ, हरदोई ज़िले 3.5 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी या एयर स्ट्रिप बनाई गई है। बिल्कुल। अब देखिए, जमीन पर 120 की स्पीड समझ आती है, लेकिन हाईवे पर हवाई जहाज उतारना, क्या ये सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए है? मतलब एक नागरिक हाईवे पर इसका क्या काम है? इससे एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है, और मैं साफ कर दूं कि ये कतई दिखावा नहीं है। इसका जवाब दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचा, या जिसे हम ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उस रणनीति में छिपा है। ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी देश जब आज के समय में इतना बड़ा ढांचा बनाता है तो वो बहुत दूर की सोच कर चलता है। हाँ। रणनीति ये होती है कि शांति के समय ये सड़क आम लोगों के काम आए, लेकिन किसी बड़े संकट या युद्ध के समय ये सेना के लिए एक बैकअप रनवे बन सके। लेकिन 3.5 किलोमीटर ही क्यों? मतलब छोटा रनवे भी तो हो सकता था। सिर्फ हल्के लड़ाकू विमानों का? अच्छा, भारी विमानों का भी? बिल्कुल। C-130 हरक्यूलीज जैसे भारी सैन्य मालवाहक विमानों का भी वजन और झटका वो सड़क झेल सके। वाओ! तो अगर किसी आपातकालीन स्थिति में हमारे मुख्य एयरबेस काम नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें दुश्मन ने नुकसान पहुंचाया है, तो ये एक्सप्रेसवे सीधा एक सैन्य अड्डे में बदल जाएगा। एकदम सही। और सिर्फ युद्ध ही क्यों, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, भूकंप या बाढ़। हाँ, उस वक्त तो रास्ते बंद हो जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे समय में सड़कों के रास्ते मदद पहुंचाने में कई दिन लग जाते हैं। इस एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल करके भारी मात्रा में सीधे उस इलाके में राहत सामग्री और मेडिकल टीमें पहुंचाई जा सकती हैं। मतलब ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जो संकट के समय पूरे राज्य को टूटने से बचा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो मुझे किसी हॉलीवुड फिल्म के दृश्य जैसा लग रहा है, जहां एक आम सड़क अचानक से मिलिट्री जोन बन जाती है। हाँ, सुनने में वैसा ही लगता है। लेकिन सोचिए, कोई भी सरकार सिर्फ किसी संभावित कयामत के दिन या युद्ध के लिए इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती। इस प्रोजेक्ट को आम दिनों में भी तो अपना खर्च निकालना होगा ना। बिल्कुल निकालना होगा। और शायद यही वजह है कि इसे राज्य की बहुत बड़ी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के साथ जोड़ा गया है। और यही इस प्रोजेक्ट का सबसे मजबूत आर्थिक पहलू है। रिपोर्ट कहती है कि दिसंबर 2021 में शिलान्यास के बाद सिर्फ 5 वर्षों में इसे पूरा कर लिया गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। हाँ, मतलब भारत में जहां छोटे छोटे पुल बनने में दशक लग जाते हैं, वहां 5 साल में इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करना, ये तो किसी छोटे शहर को रातों रात बसाने जैसा है। सही बात है। और इसके पीछे का जो लक्ष्य बताया गया है वो है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। क्या हुआ? रिपोर्ट में लिखा है कि ये एक्सप्रेसवे डिफेंस कॉरिडोर यानी रक्षा गलियारे का समर्थन करता है, जहां ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई जा रही हैं। हाँ, लखनऊ नोड में। मुझे ये बात पच नहीं रही है। मतलब एक आम इंसान की कार वाली सड़क
और ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के बीच आखिर क्या संबंध हो सकता है? एक सड़क मिसाइल बनाने में कैसे मदद कर सकती है? ये बहुत ही स्वाभाविक सा संदेह है। दिखने में लगता है कि रक्षा उपकरणों का आम सड़क से क्या लेना देना, लेकिन अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा सरल शब्दों में समझें ना, तो ये एक बहुत ही सीधा गणित है। कैसे? ब्रह्मोस जैसी उन्नत मिसाइल कोई एक कमरे में बनने वाली चीज तो है नहीं। हाँ, उसमें तो हजारों अलग अलग पुर्जे लगते होंगे, सेंसर्स, चिप्स वगैरह। बिल्कुल। मान लीजिए उस मिसाइल को बनाने के लिए एक खास तरह की माइक्रोचिप दिल्ली से आनी है, उसका भारी मजबूत स्टील कानपुर से आना है, और कुछ संवेदनशील सेंसर्स आगरा से आने हैं। एग्जैक्टली। अब अगर हमारी सड़कें खराब हैं या जगह जगह जाम लगता है, तो इन पुर्जों को फैक्ट्री तक पहुंचने में 4 दिन लग जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि आपकी रक्षा फैक्ट्री 4 दिन तक बंद पड़ी रहेगी और उत्पादन धीमा हो जाएगा। अच्छा, तो ये एक्सप्रेसवे उन सारे पुर्जों को एक जगह लाने का काम बहुत तेजी से करता है। हाँ, ये सड़क सुनिश्चित करती है कि वो सारे पुर्जे उसी सुबह बिना किसी देरी के फैक्ट्री तक पहुंच जाएं। देखिए, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। ओह, अब मुझे समझ में आया। यानी ये सड़क असल में एक विशाल हाई स्पीड असेंबली लाइन की तरह काम कर रही है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। और काम सिर्फ मिसाइल बनाने पर खत्म नहीं होता है। अच्छा। एक बार जब मिसाइल या अन्य भारी रक्षा उपकरण बन जाते हैं, तो उन्हें सुरक्षित और तेजी से देश के अलग अलग सैन्य ठिकानों तक पहुंचाना भी तो होता है। हाँ, ये भी तो है। आप ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर संवेदनशील मिसाइलों को झटके देते हुए तो नहीं ले जा सकते ना। बिल्कुल नहीं। तो एक 6 लेन का 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाला एक्सप्रेसवे इस पूरी सप्लाई चेन को एक अद्भुत गति और सुरक्षा दे देता है। लेकिन अब एक और सवाल है जी। ये एक्सप्रेसवे तो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है, तो पूरे उत्तर भारत या पूर्वी भारत का व्यापार इससे कैसे बदलेगा? यहीं पर रिपोर्ट का एक और अहम हिस्सा सामने आता है, जो तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। वो क्या है? ये प्रोजेक्ट अकेला नहीं खड़ा है। इसे कई अन्य एक्सप्रेसवे के साथ एक बड़े जाल या नेटवर्क की तरह जोड़ा जा रहा है। जैसे 210 किलोमीटर लंबा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, फिर 85 किलोमीटर का आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे और 620 किलोमीटर लंबा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। वाओ! तो अगर दिल्ली से कोई मालवाहक ट्रक चला तो उसे किसी भी शहर के स्थानीय ट्रैफिक में उलझने की जरूरत ही नहीं है। यही इसका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इन सब को जोड़ने से एक ऐसा महान नेटवर्क बन रहा है कि उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक माल ढुलाई बिना किसी रुकावट के हो सकती है। मतलब कोई भी कमर्शियल वाहन एक एक्सप्रेसवे से उतरे बिना सीधे दिल्ली से कोलकाता तक का सफर तय कर सकता है। बिल्कुल तय कर सकता है। जिस सप्लाई चेन में पहले कई हफ्ते लगते थे, वो अब कुछ दिनों और घंटों में सिमट रही है। ये सब सुनने में तो बहुत ही शानदार लगता है। मतलब एक विश्व स्तरीय नेटवर्क जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ ले जा रहा है, जिसमें हवाई पट्टी है और जो मिसाइल कॉरिडोर्स को जोड़ता है। हाँ, एकदम परफेक्ट तस्वीर है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही चुभने वाला व्यवहारिक सवाल भी आता है। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। इस बेहतरीन सुविधा की भी एक कीमत है। और इस तरह के विशाल बुनियादी ढांचे को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए उसके रखरखाव के लिए ये कीमत जरूरी भी है। तो चलिए इस सुविधा के टोल के गणित को समझते हैं। मैंने रिपोर्ट में देखा कि टोल को बहुत ही स्मार्ट तरीके से बांटा गया है। जी हाँ। 2 पहिया, तितैया और ट्रैक्टर के लिए ये 1.28 रुपये प्रति किलोमीटर है। कार, वैन और हल्के मोटर वाहनों के लिए 2.55 रुपये प्रति किलोमीटर। मिनी बस या हल्के कमर्शियल वाहनों के लिए 4.05 रुपये और भारी वाहनों जैसे बसों और ट्रकों के लिए 8.20 रुपये प्रति किलोमीटर। बिल्कुल। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? चलिए हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा गणित लगाते हैं। हाँ, इसका व्यावहारिक विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर अपने आप में कुछ नहीं कहते। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति अपनी कार से मेरठ से प्रयागराज तक पूरे 594 किलोमीटर का सफर तय करता है, तो 2.55 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसे लगभग 1500 रुपये सिर्फ टोल के रूप में देने होंगे। 1500 रुपये। और ये सिर्फ एक तरफ का टोल है। अब एक आम आदमी के नजरिए से देखें तो क्या 6 घंटे बचाने के लिए अपनी जेब से 1500 रुपये निकालना व्यवहारिक है? मतलब क्या ये सिर्फ अमीरों के लिए बनी सड़क नहीं हो जाएगी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और हर नए एक्सप्रेसवे के साथ में यह बहस उठती ही है। 1500 रुपये एक बड़ी रकम है। हाँ। लेकिन हमें सिर्फ सामने दिखने वाली नकद खर्च को नहीं देखना है,
बल्कि जो छिपी हुई लागत है, जो हिडन कॉस्ट है, उसे भी देखना होगा। हिडन कॉस्ट कैसे? 6 घंटे बचने का मतलब है कि उस व्यक्ति के रास्ते में खाने पीने और रुकने का खर्च बचा। वो तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वाहन का रखरखाव। 120 की निरंतर स्पीड पर बिना बार बार ब्रेक लगाए, बिना गियर बदले चलने से इंजन की दक्षता बढ़ती है। अच्छा। हाँ, और प्रति किलोमीटर ईंधन की खपत कम होती है, माइलेज बेहतर मिलता है। रुकिए, ईंधन बचने वाली बात कागजों पर और सिद्धांत में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में लोग तुरंत अपनी जेब से जाने वाला पैसा देखते हैं। ये इंसानी फितरत है। खासकर अगर हम व्यावसायिक वाहनों की बात करें, जिन पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है। एक बस या ट्रक के लिए दर 8.20 रुपए प्रति किलोमीटर है जी। तो 594 किलोमीटर के लिए एक ट्रक को करीब 4800 रुपए टोल देना होगा। क्या एक छोटे ट्रक मालिक के लिए ये गणित सच में फायदेमंद है, या ये सिर्फ बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए अच्छा है? चलिए उसी छोटे ट्रक मालिक के नजरिए से ही इस गणित को हल करते हैं। एक ट्रक को आम पुराने रास्तों से यही दूरी तय करने में 12 से 14 घंटे लगते थे। हाँ, ट्रैफिक और खराब सड़कों की वजह से। बार बार ब्रेक लगाना, संकरी सड़कों पर ट्रैफिक जाम में फंसना और खराब रास्तों के कारण टायरों और ब्रेक पैड्स का घिसना। उस 14 घंटे के सफर में डीजल की खपत बहुत ज्यादा होती है और इंजन पर भारी दबाव पड़ता है। ये तो है, जाम में खड़े खड़े ही बहुत सारा ईंधन जल जाता है। अब वही ट्रक ये दूरी 6 से 7 घंटे में तय कर रहा है। वो जो 4800 रुपये टोल दे रहा है, उसकी भरपाई वो 6 घंटे के बचे हुए डीजल और टायरों की कम टूट फूट से बड़ी आसानी से कर लेता है। अच्छा, तो ईंधन और रखरखाव की बचत टोल की कीमत के लगभग बराबर हो जाती है। बात सिर्फ ईंधन की नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा व्यापक नजरिए से जुड़कर देखें ना, तो सबसे बड़ा फायदा समय का है। समय का फायदा? मान लीजिए वो ट्रक पुराने रास्तों से महीने में मेरठ से प्रयागराज के केवल 5 चक्कर लगा पाता था। अब सफर का समय आधा हो जाने के कारण वो महीने में आराम से 8 चक्कर लगा सकता है। ओह, मतलब वो उसी एक ट्रक से महीने में 3 बार ज्यादा माल ढो सकता है और अपनी कमाई बढ़ा सकता है। यही असली अर्थशास्त्र है। ये निवेश और रिटर्न का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। वो अतिरिक्त कमाई और ईंधन की बचत उस 4800 रुपए के टोल से कहीं ज्यादा बड़ा फायदा देती है। वाह! तो ये सिर्फ एक सड़क का किराया नहीं है, ये उस गति और कार्यक्षमता की कीमत है जो उसके व्यवसाय को कई गुना बढ़ा रही है। ये विश्लेषण वाकई दिमाग के जाले साफ कर देता है। मतलब जब आप इसे व्यावसायिक फायदे, चक्करों की संख्या और ईंधन की बचत से जोड़कर देखते हैं, तो वो टोल एक लागत नहीं बल्कि व्यापार बढ़ाने वाला एक टूल लगने लगता है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। कहते हैं ना, समय ही पैसा है, और ये एक्सप्रेसवे असल में उस समय को बचाने की मशीन है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये साफ है कि गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाली कंक्रीट की लाइन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भौगोलिक दूरियों और सांस्कृतिक खाइयों को पाटने वाली एक टाइम मशीन है। ये 3881 अंडरपास के जरिए समुदायों को जोड़े रखने वाला एक धागा है, एक बहुत ही मजबूत धागा। ये किसी आपातकाल के लिए आसमान से उतरते विमानों के लिए एक तैयार रनवे है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने वाला एक तेज इंजन है। और ये प्रोजेक्ट हमें ये भी सिखाता है कि 5 साल में इस पैमाने का काम पूरा होना बुनियादी ढांचे को लेकर देश की सोच में आए एक बहुत बड़े बदलाव को दर्शाता है। ये किसी भी व्यक्ति के लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के दौर का इंफ्रास्ट्रक्चर केवल एक ही काम नहीं करता। वो दिन गए जब सड़क का काम सिर्फ 2 शहरों को जोड़ना था। हाँ, अब वो मल्टी डायमेंशनल हो गया है। आज के समय में हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें राष्ट्रीय सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक स्तर के अर्थशास्त्र के साथ गुंथी हुई हैं। हो सकता है कि कल कोई अपने परिवार के साथ जिस हाईवे पर सफर कर रहा हो, उसके ठीक बगल से गुजरने वाला ट्रक, उसके ठीक बगल से गुजरने वाला ट्रक किसी डिफेंस कॉरिडोर के लिए अहम पुर्जे ले जा रहा हो। ये सभी चीजें एक बहुत ही जटिल लेकिन हम शानदार तरीके से आपस में जुड़ी हुई हैं। और इसी के साथ हम अपनी आज की इस चर्चा के अंत पर आ गए हैं। लेकिन खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर वाकई गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या है? हमने बात की कि कैसे हरदोई में एक नागरिक हाईवे के बीच आपातकालीन हवाई पट्टी बनाई गई है और कैसे ये रक्षा गलियारों को बल दे रहा है। अगर भविष्य में हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले हाईवे इसी तरह आपातकालीन रनवे और रणनीतिक संपत्तियां बन रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में हमारा हर नागरिक बुनियादी ढांचा पूरी तरह से सैन्य और दोहरे उपयोग वाले ढांचे में बदल जाएगा?
ये एक बहुत ही गंभीर और भविष्य से जुड़ा सवाल है। और अगर ऐसा है तो भविष्य के शहरों, पुलों और यहाँ तक कि हमारी कॉलोनियों का डिजाइन कैसा होने वाला है? क्या ऐसा समय आएगा जब किसी शहर की मुख्य सड़क को डिजाइन ही इस तरह किया जाएगा कि जरूरत पड़ने पर वहां फाइटर जेट्स उतारे जा सकें? ये तो वक्त ही बताएगा। इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि अगली बार जब कोई भी इस तरह के आधुनिक एक्सप्रेसवे पर सफर करेगा तो उसे ये जरूर याद आएगा कि ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक बदलते भविष्य की नींव है, एक असल टाइम मशीन है।